हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 12th एपिसोड ऑफ एक्सपीरियंस मैटर्स। और आज हमारे साथ टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, AIR 6 Debargo Chakraborty is with us, All India Rank 6 Chemical Engineering Gate 2024. Debargo, what a feeling right now, right? You must be feeling at the top of the world because it's not a small feat. People just think about single digit rank karna hai, single digit rank karna hai, and finally that single digit rank comes in, like AIR 6, All India Rank 6. How do you feel right now? I will go straight away to you, Sir, Debargo. it's How do you feel? sir, it's feel very exciting, very much. It feels sometimes it feel unbelievable. मतलब जब मैंने पहली बार जब मैंने रैंक चेक किया था, मतलब मुझे तो आइडिया था कि मेरा 15-16 ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि मतलब इस साल केमिकल का पेपर थोड़ा टफ था, लेकिन मतलब इतना डाउन जाएगा मुझे पता नहीं था। मैंने तो होप करके चल रहा था कि अंडर 20 आ जाएगा, 15-16 ऐसा आएगा, लेकिन जब मैंने देखा AIR 6, मतलब मैं उस वक्त बार का एग्जाम देके निकल रहा था, मतलब आई वॉज एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एट टाइम। मतलब अनबिलीवेबल था मेरे लिए। मतलब आज भी लगता है कि ये कोई ड्रीम है, मतलब कोई ड्रीम में अभी तक जी रहा हूँ और कोई मुझे अभी आके जगा देगा। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। नो, लेट मी टेल यू, इट्स नॉट अ ड्रीम, इट्स अ रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क जो आपने इतने सालों से पुट फॉरवर्ड किया है। हम उस जर्नी पे पूरा आएंगे, लाइक हाउ डिड यू डू इट, व्हाट्स देयर इन फॉर द स्टूडेंट्स, हाउ कैन दे आल्सो डू इट. A single digit rank, as I told, is a dream for many students, right? Let me tell you, my friends, before we go into the interview, Debargo Chakraborty is currently a student of Jadavpur University, and Debargo Chakraborty has passed out, is going to pass out chemical engineering this year. He is in his fourth year, and he has secured AIR rank 6 this time. And not only this, let me tell you a secret. AIR 31, he was, if I'm not wrong, Debargo, in third year of chemical engineering. That's not a small feat. Double digit rank, or wo bhi AIR 31 in your third year itself, and in your fourth year improving that to AIR 6. Great feat, Devargo. I will just straight away hand over the mic to you, hand over the baton to you by asking, what is the secret, boss? Single digit rank लाने का secret क्या है? If you can summarize in a nutshell. तो सीक्रेट तो मैं यही बोलूंगा कि रैंक के पीछे मत सोचो। मतलब जो मतलब रैंक किसी का हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे हाथ में जो होता है वो है हार्ड वर्क, वो जो है प्रैक्टिस। मैं ट्राई किया था कि हर एक सब्जेक्ट को मैं मास्टर करूँ, कि मतलब ऐसा ना रहे कि मेरा कोई भी सब्जेक्ट में कोई वीक पॉइंट रहा है। जैसे जब थर्ड ईयर में जब मैं गेट दिया था तो मेरा प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा था उस टाइम भी, लेकिन मुझे लगता था कि थोड़ा थोड़ा कुछ वीक पॉइंट रह रहा है मेरा टेस्ट में। मतलब मार्क्स भी मतलब अच्छा ही आ रहा था तब भी, लेकिन मतलब कुछ ऐसा पॉइंट्स जो मेरा वीक था, तो मुझे लग रहा था कि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में वो वीक पॉइंट को मैं क्लियर कर दूं। तो मतलब वो मैंने वीक पॉइंट पे काम किया और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया। मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनको भी मैंने और स्ट्रॉन्ग करवाने की कोशिश की। मैंने हर एक सब्जेक्ट का PYQ 3 to 4 टाइम्स मिनिमम किया। मतलब जो मेजर सब्जेक्ट जैसे CRE या मास ट्रांसफर, जिनके गेट में वेटेज 10 to 12 मार्क्स आता है, तो उनको तो मैंने मिनिमम 5-6 बार तो किया ही होगा। हर PYQ, मतलब इजी टू मॉडरेट सब PYQ मैंने बहुत बार किया। और इस प्रैक्टिस करते करते ऐसा होगा कि मेरा जब कोई नया क्वेश्चन जब देखा, तो मैं नया क्वेश्चन सबकॉन्शियस से मेरे माइंड में उसका सॉल्यूशन मेरे माइंड में लोड हो जाता था। जैसे मैं टेस्ट सीरीज देता था, तो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन जनरल न्यू क्वेश्चन ही आता है, PYQ रिपीट नहीं होता। लेकिन जब वो न्यू क्वेश्चन में देखता था, जब मैं क्वेश्चन पढ़ता था 1-2 टाइम, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने आप मेरे दिमाग में आ जाता था कि ऐसे ऐसे करना है, इसके बाद ये स्टेप करना है। तो वो मुझे बहुत हेल्प किया। मतलब प्रैक्टिस इज द की। और कभी मत सोचो कि मुझे AIR 1 ही लाना है या फिर AIR अंडर 10 लाना है, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं होता। वो बहुत चीजों पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन डिफिकल्टी, कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, कैसा मतलब प्रिपरेशन है। तो तुम हमारे हाथ में जो है वो है हमारा प्रिपरेशन। मैं यही ट्राई किया था कि मैंने मैक्सिमाइज करो अपना प्रैक्टिस को, और गेट में जो 3 घंटे होता है उस 3 घंटे में मेरा अपना लेवल बेस्ड दूं, और जो होपफुली मैंने दे पाया इस साल। तो Great, great, Devargo. And it's an inspiration, right? For those who don't know, PYQ means previous year question that Devargo was referring to. वो practice करते रहिए, and you will get some accuracy as and when you practice more and more. That's what Devargo said. And don't focus on the outcome. And as correctly mentioned, Bhagavad Gita भी यही बोलता है कि फल की चिंता मत कर, काम कर. And exactly, Devargo, and that is what you did, right? But many people have been asking, and I receive a lot of questions. मेरे को भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि कितने दिन पहले आइडियली प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए. बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है. कुछ लोग बोलते हैं यार 6 महीने काफी होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं यार, केमिकल इंजीनियरिंग इज अ टफ सब्जेक्ट, इट हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? CRE इज देयर, फिर केमिकल टेक्नोलॉजी हो गया, फिर एक अलग तरह के क्वेश्चनर्स होंगे, मैथमेटिक्स, इट्स डिफरेंट जॉनरा, फिर एप्टीट्यूड हो गया. तो आइडियली एक बंदे को अगर सब्जेक्ट प्रिपरेशन करना है और फुल गेट प्रिपरेशन करना है, तो आइडियली हाउ मेनी डेज उसको टाइम देना चाहिए प्रॉपर प्रिपरेशन करने का, और हाउ मेनी आवर्स पर डे एज वेल, दैट ऑल्सो. सर आई बिलीव दैट वन ईयर इज मैक्सिमम, मतलब 1 ईयर इज आइडियल टाइम फॉर गेट केमिकल प्रिपरेशन। अगर कोई मतलब 2024 के फरवरी से 2025 के फरवरी तक अच्छे से प्रिपरेशन करते जाए, दिन में 2 लेक्चर देखे हर सब्जेक्ट का, 2-3 घंटे प्रैक्टिस रिवीजन करे,
अप्रोक्स दिन में, नॉर्मल दिन में 6-7 घंटे अगर पढ़े और एग्जाम के पहले अगर 10-12 घंटे और टेस्ट सीरीज है तो उसका हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैंने क्या किया था, मैंने जब मेरा सेकंड ईयर फर्स्ट सेम चल रहा था, तो मैंने देखा कि जो मेरा केमिकल के कोर सब्जेक्ट थे वो स्टार्ट हो चुके थे। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स था, जो थर्मोडायनेमिक्स था, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रोसेस कैलकुलेशन था, वो बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है, गेट में भी एक ही क्वेश्चन आता है। तो मुझे लगा था कि जब मेरा टारगेट गेट है तो मुझे अभी से प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मतलब ये क्वेश्चन तो अल्टीमेटली सेमेस्टर में भी पूछा जाएगा, तो सेमेस्टर के लिए तो पढ़ना ही होगा। तो ऐसे करता हूँ कि मैं सेमेस्टर के लिए भी पढ़ता हूँ और उसके साथ साथ गेट के लिए भी पढ़ता हूँ, क्योंकि अलग तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि सेमेस्टर का सिलेबस अलग है गेट का अलग है। तो तभी से मैंने कोचिंग ले लिया था ऑनलाइन में, और वो मतलब हर सब्जेक्ट का मैंने तब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। और इससे मुझे सेमेस्टर में भी हेल्प आया। सेमेस्टर में भी मेरा एसजीपीए 8.5 to 8.6 रहता है, उतना हाई नहीं रहता, 9.5 नहीं जाता कभी भी, लेकिन एक डिसेंट एसजीपीए रहता है, जिसके मतलब दो मतलब वो एक मेरा बैकअप ऑप्शन की तरह प्लेसमेंट में भी हेल्प किया। और बाकी मैंने ट्राई किया था जो सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को उस सेमेस्टर में ही अच्छे से निपटा दूं, मतलब ऐसा ना हो कि मतलब वो बैकलॉग जमता रहा, जैसे थर्ड ईयर में आके फ्लूइड मैकेनिक्स ना करना पड़े। ये मैंने तब से सोच के रखा था स्टार्टिंग में। तो मेरा शेड्यूल रेडी था कि मुझे इस सेकंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स थर्मोडायनेमिक्स करना है, सेकंड ईयर सेकंड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स करना है, जो होता है कि सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स वो मैकेनिकल ऑपरेशन करना है। और सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बीच में तो गैप होता है 2 महीने का, बहुत लोग इंटर्नशिप करते हैं, लेकिन सेकंड ईयर थर्ड ईयर में मुझे नहीं लगता कि इंटर्नशिप की कोई नीड है। मतलब थर्ड ईयर के और फोर्थ ईयर गैप में इंटर्नशिप मैंने भी किया, लेकिन सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बीच में शायद कोई नीड नहीं होता, मतलब किसी का होता है, लेकिन मुझे पर्सनली लगा था कि मेरे लिए उस 2 महीने को मैंने गेट प्रिपरेशन के लिए डिवोट कर दिया था। जैसे उस 2 महीने में मैंने हीट ट्रांसफर कंप्लीट कर चुका था, सीआरई स्टार्ट कर चुका था, मास ट्रांसफर स्टार्ट कर चुका था। तो वो मेरे 2 महीने मेरे लिए गेम चेंजर रहा। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मतलब थर्ड ईयर में रैंक के पीछे जो उस 2-3 महीने का बहुत ही सारा हेल्प हेल्प मिला, 2-3 महीने का। और वही मतलब जो मेरा गेट का बेस है, तो मैं थर्ड ईयर आने से पहले ही मेरा एक 50-60 मार्क्स का सिलेबस कवर हो चुका था। फिर मुझे लगा कि हाँ मैं थर्ड ईयर में भी अच्छा रैंक ला सकता हूँ, तो तभी से मेरा वो कॉन्फिडेंस आया खुद में। चलो, ग्रेट ग्रेट देवर्गो, व्हाट आई सी यू सेइंग कि आप बार बार वही स्ट्रेस कर रहे थे कि टाइम जो है उसका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रायोरिटीज सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटर्नशिप जरूरी है या आप गेट के लिए प्रिपरेशन के लिए उस टाइम को डिवोट करोगे, कौन से सब्जेक्ट्स पे कब कब फोकस करना है, ऑल ऑफ दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। सो अगर जैसे आपने बोला गेट 2023 जो आपका थर्ड ईयर था एंड यू गॉट अ 31 रैंक ऑल इंडिया, तो थर्ड ईयर में तो बहुत लोग कंसिडर भी नहीं करते कि गेट दे। एंड आई वांट यू टू मोटिवेट दोज पीपल आउट देयर कि अगर आपको सब्जेक्ट पता है, अगर आपको थियरीज पता है सब्जेक्ट की, देन इन दैट केस इवन इन थर्ड ईयर अगर आप गेट दोगे तो यू विल बी गुड टू गो, देयर विल बी एन एक्सपोजर। तो आपका गेट जर्नी जो थर्ड ईयर का गेट दिया, जो आपने थर्ड ईयर में गेट दिया था इटसेल्फ, डू यू थिंक इट्स अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी टू, if you are eyeing for gate examination in your fourth year, should you start preparing थर्ड ईयर से ही एंड थर्ड ईयर गेट देना चाहिए आइडियली? यस यस, अगर किसी का थर्ड ईयर में अगर प्रिपरेशन ना भी हो तो मैं फिर भी बोलूंगा कि थर्ड ईयर में गेट दो, क्योंकि मतलब जो गेट देने वक्त जो एग्जाम का प्रेशर जो होता है वो उसे फील हो जाएगा। मतलब थर्ड ईयर में जब वो जाएगा देखेगा, मतलब वर्चुअल कैलकुलेटर देखा कैसे 3 घंटे का टाइम कट रहा है, जैसे एग्जाम हॉल में कैसा सिचुएशन रहता है, एक पिन ड्रॉप साइलेंस एवरीवेयर, मतलब एक पिन खींचने का आवाज आ रहा था, मतलब ऐसा एक जो एक्सपीरियंस होता है वो कभी घर में टेस्टिस में नहीं होता। मतलब गेट में जो एग्जाम का जो मतलब जो माहौल होता है, जो मतलब प्रेशर रहता है उस टाइम का, वो उसे मतलब एक्सपीरियंस कर पाएगा वो थर्ड ईयर में। जैसे मैं थर्ड ईयर में जब एग्जाम देने गया था, वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम ही था, लेकिन मैंने जब देखा कि मतलब कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे करना होता है, कैसे मतलब किस क्वेश्चन का छोड़ना पड़ता है, किस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम देना पड़ता है, किस क्वेश्चन में कुछ कम टाइम में हो जाता है, वो एक्सपीरियंस मेरे थर्ड ईयर में हो चुका था। और इसलिए मेरा फोर्थ ईयर में और भी एडवांटेज मिला कि मुझे वो टेंशन लेने की नहीं नीड पड़ा कि एग्जाम हॉल में कैसा होता है। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर थर्ड ईयर में अगर जीरो प्रिपरेशन भी है, फिर भी तुम गेट दो और देख के आओ कि मतलब एग्जाम हॉल में कैसा माहौल रहता है। ये बहुत ही हेल्प करता है मतलब फोर्थ ईयर में जाके। ग्रेट ग्रेट देवर्गो। सो टू समराइज कि थर्ड ईयर में गेट जरूरी है कि एक्सपोजर, जो एक्चुअल एग्जाम का माहौल है वो पता चल जाए, टू गेट अ रियल टाइम एक्सपोजर ऑफ हाउ इट हैपेंस इन द एग्जामिनेशन। ग्रेट देवर्गो, दैट लीड्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपने थर्ड ईयर में गेट दिया, आपको डबल डिजिट रैंक आ गया, बहुत लोगों ने थर्ड ईयर में दिया होगा या फर्स्ट टाइम फोर्थ ईयर में दे रहे हैं, उनको 3 डिजिट या डबल डिजिट रैंक आया है। बट द मूवमेंट, अगर किसी को मान लीजिए 120 130 का रैंक आया है, एंड एज वी ऑल नो पीएसयूज बहुत कम रैंक में मिलते हैं, ज्यादातर लोग पीएसयूज ट्राई करते हैं, या टॉप मोस्ट कॉलेज अगर हम आईआईटी बॉम्बे की भी बात करें उसके लिए भी क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिंजेंट होता है। तो अगर किसी का 200 भी रैंक आया है, 200 250 भी रैंक आया है, उसका रैंक खराब नहीं है, इट्स अ वेरी गुड रैंक, इवन 100 200 रैंक इज नॉट अ बैड रैंक। बट वो मूवमेंट फ्रॉम द
3 digit to the 2 digit to the single digit transition becomes extremely difficult. 3 digit का रैंक आप ला दोगे, 2 digit का भी बहुत मुश्किल से आ जाता है. इन कैट वी हैव अ कंसेप्ट कि 98 परसेंटाइल तक तो आ जाएगा, बट 99 to 99.5 that becomes excessively difficult, and that is where it actually converts, right? Even in CAT, top IIMs get converted at around 99.5 percentile, and in GATE, PSUs and top colleges also get converted there. तो आपकी क्या, आप what do you suggest is a exact preparation strategy that should be there कि वो third 3 digit से 2 digit और फिर single digit चला जाए? That extra mile, that last push, what do you think will make the difference between a 3 digit and a second digit and a double digit and a single digit? वो difference क्या होता है? तो सर अगर किसी का 3 डिजिट रैंक आ रहा है तो इसका मतलब ये मान सकता हूँ कि उसका 8 to 9 सब्जेक्ट ऑलरेडी रेडी है, मतलब उसने 2-3 सब्जेक्ट शायद मिस कर दिया या फिर उसका मेजोरिटी सिलेबस कवर है, तो उसमें जो करना है कि उससे ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज देना होगा, क्योंकि मतलब उसका कॉन्सेप्ट रेडी है। क्योंकि मतलब अगर किसी का रैंक एज्यूम करके 125 आया या फिर 210 आया तो ये रैंक बहुत ही अच्छा है, और इस रैंक आने में मतलब बहुत सब्जेक्ट पढ़ना होगा उसको, मतलब ये पढ़ चुका है इसलिए उसका रैंक ऐसा आया। तो मैं यही बोलूंगा कि 3 डिजिट और डबल एट के बीच में ये टेस्ट सीरीज का डिफरेंस है, टेस्ट सीरीज और डिवीजन का। मतलब शायद हम अगर 2-3 सब्जेक्ट छोड़ दे तो ऐसा हो सकता है कि हमारा रैंक बहुत डिविएट कर जाएगा। जैसे मतलब मैं एक पर्सनल सबको एडवाइस करता हूँ कि बहुत लोग सोचते हैं कि केमटेक या फिर मैकेनिकल ऑपरेशन बहुत छोटा सब्जेक्ट है, मतलब इसे मिस कर दो तो कुछ नहीं आएगा, 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। लेकिन हमने देखा कि किस किस ईयर में ऐसा हुआ कि केमटेक से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। जैसे लास्ट ईयर में केमटेक का 7 नंबर का क्वेश्चन आया था, इस साल मैकेनिकल ऑपरेशन केमटेक सब मिला के 5-6 नंबर का क्वेश्चन आया ही था। मतलब अगर किसी ने वो सब क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसका रैंक ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा गिर जाएगा नीचे, क्योंकि हमेशा मतलब हम ऐसा नहीं होता कि हर आईपीसी हीट ट्रांसफर क्वेश्चन बहुत इजी आया है। जैसे हम इस साल देखे थे कि आईपीसी जनरली बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, बहुत ही कोडिंग होता है सब्जेक्ट, लेकिन इस साल इतना लेवल का क्वेश्चन है कि बहुत लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाए। मतलब मैंने भी सब क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया आईपीसी का, इट वाज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन आईपीसी का जो पार्ट आया था। तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि मेजर मेजर सब्जेक्ट करके चले जाए और माइनर उतना जोर ना दे, मेजर से ही नंबर उठ जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेजर सब्जेक्ट क्वेश्चन इतना ट्रिकी हो जाता है कि हमें माइनर सब्जेक्ट से नंबर तोलना पड़ता है। तो मैं यही बोलूंगा कि ट्राई टू कॉम्प्लीट 12 सब्जेक्ट्स, मतलब ऐसे तुम 10 सब्जेक्ट करके गेट में जाओगे तो इंटरव्यू में भी तुम्हारा प्रॉब्लम हो सकता है अगर कुछ सब्जेक्ट को क्वेश्चन पूछ गया तो 12 सब्जेक्ट करके जाओ और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज दो, पीवाईक्यू करो। मतलब इजीली तुम्हारा रैंक अंडर 100 आएगा। क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग में मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो अपने सीनियर्स को देखा, जो बैचमेट्स को देखा, मतलब गेट में अंडर 100, केमिकल में अंडर 100 आना इज नॉट ए डिफिकल्ट जॉब, इट्स वेरी इजी। मतलब अगर तुम एक साल भी अच्छा, जैसे मैंने बोला कि प्रिपरेशन करते जाओ, हर सब्जेक्ट कंप्लीट करो, पीवाईक्यू करो, टेस्ट सीरीज दो, तुम्हारा इजीली 100 रैंक आएगा। तो मैं सबको यही बोलूंगा कि मतलब जो मतलब सीनियर्स बोलते हैं या फिर जो मतलब मैंने बोला तो तुम फॉलो करो, तो तुम्हारा इजीली अंडर 100 रैंक आएगा। और बाकी अपना खुद पे फोकस रखो और रिवीजन करते जाओ। Correct, correct, Devarko. So what I hear you saying is कि डिफरेंस जो होता है वो सब्जेक्ट कवरेज में हो जाता है कि किसी ने अगर 2-3 सब्जेक्ट्स जिसमें से क्वेश्चन यूजुअली आते नहीं है, इफ आई लीव दैट सब्जेक्ट देयर इज अ हाई पोटेंशियल दैट आई माइट लूज मार्क्स देयर, एंड कुछ अगर डिफिकल्ट किसी सेक्शन से आ गया जिसमें मैंने प्रिपरेशन करी हुई थी, अगर उसमें से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो फिर मेरा ये भी गया वो भी गया. सो आई शुड बी हैविंग अ हायर कवरेज ऑफ द सब्जेक्ट, दैट इज व्हाट आई हियर यू सेइंग. तो देवर माय नेक्स्ट क्वेश्चन यस। इज, गेट तो हो गया, गेट में ऑल इंडिया रैंक 6 भी आ गया. आफ्टर गेट जनरल ऑप्शंस आपको क्या लगता है कि कुछ तो जेनेरिक ऑप्शंस होते हैं, एमटेक जॉब, आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द ऑप्शंस ओपन आफ्टर अ गुड गेट रैंक? ये मैं थोड़ा एनलाइटन आप करो बच्चों को जो गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, एंड आई आल्सो वांट यू टू से योर प्रेफरेंस दैट व्हाट डू यू वांट टू डू. तो ऑप्शंस क्या है एंड यस। व्हाट इज योर सो प्रेफरेंस? अगर मैं ऑल ओवर सो मैं अगर ऑल ओवर बोलूँ तो गेट के बाद बहुत ही ऑप्शन रहते हैं। मतलब हर एक फील्ड में तुम्हारा ऑप्शन रहता है। कोई रिसर्च लाइन जाना चाहता है तो उसका भी ऑप्शन रहता है। कुछ कुछ कॉलेज में पीएचडी, कुछ इंटीग्रेटेड इमटेक पीएचडी का ऑप्शन रहता है, वो अलग चीज है। लेकिन इन जनरल अगर मैं बोलूँ तो गेट में अगर किसी का अगर अंडर 500 रैंक भी आ जाए तो उसका बहुत अच्छा आईआईटी में उसका इमटेक हो सकता है। और मतलब जो ये वीडियो देख रहे हैं सबका ड्रीम होता है आईआईटी जाना। मतलब एक शायद बीटेक में बहुत लोग आईआईटी नहीं मिलता क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई रहता है या फिर कुछ गलती हो जाती है आईआईटी जेईई एग्जाम में। लेकिन गेट एक ऐसा एग्जाम है जो हम लोग को फिर से अपॉर्चुनिटी देता है आईआईटीएन बनने का। मतलब वो ड्रीम जो आईआईटीएन बनने का ड्रीम जो हम क्लास 10 के बाद देखते हैं कि आईआईटीएन बनूंगा या फिर आईआईटी में जाऊंगा, आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा, वो ड्रीम गेट फिर से पूरा करने का वादा करता है। क्योंकि मतलब गेट में अगर किसी का अंडर 100 रैंक आए तो उसके साथ जॉब के साथ साथ उसका आईआईटी बॉम्बे का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और आईआईटी बेंगलोर इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, वो भी गेट के द्वारा मिल जाएगा। मतलब उस आईआईटी बेंगलोर रिसर्च पर्सपेक्टिव अगर किसी का ड्रीम रिसर्च है तो उसके लिए आईआईटी बेंगलोर इज लाइक हेवन। आईआईटी बेंगलोर उसके लिए हेवन की तरह है। तो आईआईटी बेंगलोर का भी ऑप्शन रहेगा और हर एक आईआईटी मिल जाएगा गेट से। अगर गेट में किसी ने थोड़ा भी मेहनत कर ले, थोड़ा भी अगर
अच्छा रैंक लाए, मतलब पीएसयू के उसको पीएसयू अगर ना भी मिले तो उसको बहुत अच्छा आईआईटी मिल जाएगा। और अगर आईआईटी में 2 साल उसने बहुत मतलब अच्छे से यूटिलाइज कर लिया खुद को, ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन कर लिया 2 साल में, तो उसको आईआईटी के बाद भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी रहता है। तो ये एक ऑप्शन है आईआईटी का। और जो मेनली जो मेरा मोटिवेशन था वो हमेशा था पीएसयू की तरफ, क्योंकि मतलब पीएसयू मतलब one of the highest paid jobs in for chemical engineering, and not only for the payment but it's also the job which has immense great work life culture। मैंने बहुत सीनियर्स को देखा है जो मतलब पीएसयू में जाते हैं, उनका ड्रीम होता है पीएसयू का। मतलब पीएसयू इट्स मतलब वहाँ एक अलग ही माहौल रहता है। मतलब जैसे हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं वहाँ एक अलग एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन पीएसयू में कम्प्लीटली अलग रहता है। मतलब एक जो वर्क लाइफ बैलेंस रहता है, जो सीखने का मौका मिलता है, और जो मतलब हर एक चीज में पीएसयू मतलब इट्स ड्रीम फॉर एवरी केमिकल इंजीनियर। मतलब हर केमिकल इंजीनियर आईओसीएल ओएनजीसी गेल जाने का सपना देखता है। तो मतलब मेरे लिए वही मेरा मोटिवेशन था कि मैंने मतलब अच्छा से अच्छा रैंक लाना है, फिर इंटरव्यू देके मतलब किसी ना किसी पीएसयू में जाना है। और बाकी बहुत लोग ऐसे होते हैं मतलब मैंने सुना है कुछ कुछ कॉलेज में एमएस भी होता है, मतलब फॉरेन से भी जा सकते हैं, उतना क्लैरिटी मुझे नहीं है, लेकिन बहुत ही ऑप्शन रहता है गेट के बाद। और पहले जो लास्ट ईयर तक तो ऐसा था कि मतलब एक कॉलेज से मुंबई में नीति मुंबई, तो उसमें मतलब एमबीए का भी ऑप्शन था गेट से। इस साल नहीं पता क्या होगा, लेकिन मतलब गेट के बाद बहुत ही ऑप्शन रहता है। तो मैं हर एक केमिकल इंजीनियर एस्पिरेंट को बोलूंगा कि अगर तुम्हारा मतलब एम अगर केमिकल इंजीनियरिंग में रहना है, मतलब केमिकल इंजीनियरिंग का ही तुम्हें अगर डीप में जाना है, तो तुम्हें गेट मतलब तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। इट्स वन ऑफ द बेस्ट फॉर योर करियर एज वेल। Great, great, Devargo. Really a motivating thing. The options that you said, and I would like to summarize and correct me if I am wrong. So basically, गेट के बाद एक तो एमटेक का ऑप्शन हो गया, एमटेक फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटी बॉम्बे, आईआईएससी बैंगलोर। अगर किसी का रिसर्च का ड्रीम है तो वहां पे दोज आर द ड्रीम कॉलेजेस। सेकेंडली, पीएसयूज एज वी ऑल नो, बीपीसीएल, आईओसीएल, ओएनजीसी, all of these is always there, right? सो पीएसयूज एक और ऑप्शन हो गए। और तीसरा ऑप्शन आपने जैसे बोला पीजीडीआईएम खुलता है निटी मुंबई में, very correctly so all of that is there, Devargo, and hence a spectrum, and hence I would also request कि exposure के लिए, एक experience के लिए और कुछ बेहतर करने के लिए, if you want to stay in chemical engineering, for sure GATE is the exam for you। And which brings me to my next question, Devargo। GATE AIR 6 जैसा आपने रैंक लाया है, उसको लाने के लिए आपने क्या क्या बुक्स फॉलो करे? बिकॉज प्रिपरेशन स्टार्टेड फ्रॉम वे बैक, राइट? बुक्स क्या क्या फॉलो करे हैं, मटेरियल्स क्या क्या फॉलो करे हैं, मॉक किसके किसके दिए हैं अपार्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और क्या क्या मॉक पेपर्स या मॉक एग्जामिनेशंस दिए हैं किस किस इंस्टीट्यूट के, क्या क्या बुक्स फॉलो करे हैं? एंड इतने फॉर्मूलाज होते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में, क्योंकि मैं भी उस बैकग्राउंड से हूं तो मेरे को पता है कि कितने कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलेज होते हैं। तो इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। तो हाउ रिगरस अ प्रैक्टिस डज इट टेक कि इतने ज्यादा फॉर्मूलाज को रिमेंबर करने के लिए क्या कोई क्विक एंड शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स है जो आप शेयर करना चाहते हो हमारे यंग पीपल के साथ जो ये वीडियो फॉलो कर रहे होंगे? हाँ, तो मतलब अगर मैं अपने प्रिपरेशन की बात करूँ तो मैंने यही किया था कि मैं मतलब बुक्स के मतलब मैं उतना बुक से नहीं फोकस किया था गेट के लिए। अगर मैं गेट के थ्रू बोलूँ तो गेट के लिए मैंने मोस्टली मतलब मैंने फैकल्टीज का जो लेक्चर था वो मैं बार बार देखता था, उनके नोट्स में फॉलो करता था। और ये था कि मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मतलब गेट ऐसा एग्जाम है जहाँ मतलब कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमें क्वेश्चन में भी मतलब एक मास्टर करना है, नीड है। जैसे कि हम सेमेस्टर एग्जाम में देखते हैं कि मतलब बहुत सारा क्वेश्चन बहुत ही लेंदी होता है, तो उसके लिए मैंने बुक जरूर फॉलो किया। जैसे मैं सीआरई के लिए 11 स्पीड फॉलो किया था और मास्टर्स के लिए ट्रिपल फॉलो किया था, लेकिन मोस्टली मैंने जो फॉलो किया था वो सेमेस्टर के लिए किया था। जैसे सेमेस्टर एग्जाम के लिए मतलब वो उस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। लेकिन गेट के लिए मेरा अप्रोच थोड़ा डिफरेंट था। गेट के लिए मैंने जो फैकल्टीज का जो नोट्स है मैंने सेल्फ सेल्फ नोट बनाया। मैं किसी मतलब डाउनलोडेड जो नोट या फिर मतलब किसी मतलब मटेरियल से वैसे नहीं फॉलो किया नोट्स को। मैंने जो हर एक फैकल्टी का जो क्लास में जो पढ़ाते थे वही मैंने नोट किया। और नोट करते करते मेरा हर सब्जेक्ट का नोट वैसे 300-400 पेज का हो ही जाता था, मतलब इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑल्सो। तो मैंने वही नोट्स फॉलो किया था। और मैं रिवीजन के लिए क्या करता था कि मतलब जो क्लास में जो फैकल्टी आज जो पढ़ा रहे थे, मतलब आज जो उन्होंने जो टॉपिक्स कवर किए, नेक्स्ट दिन जब मैं क्लास करूंगा ज्वाइन करूंगा तो क्लास ज्वाइन करने से पहले आज का मैं क्लास में फिर से रिवीजन कर लूंगा। वो उसमें बहुत ही कम टाइम लगता है, मतलब 10 से 15 मिनट ही लगता है एक दिन का कवर करने में। तो मैं ऐसे ही करता था। और मैं ट्राई करता कि जब हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद एक बार उस टॉपिक का पीवाईक्यू कर लूँ। तो मैंने टॉपिक वाइज पीवाईक्यू का बुक खरीदा था। जैसे मैंने ये था कि जैसे मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूँ तो जैसे फ्लूइड प्रॉपर्टीज खत्म हुआ तो मैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज का हर एक पीवाईक्यू लगा लिया। तो उसके बाद जब मैंने फ्लूइड स्टैटिक्स स्टार्ट हुआ फिर मैंने फ्लूइड स्टैटिक्स का हर एक पीवाईक्यू लगा लिया। और जब एंटायर जब फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट हुआ तो मैं फिर से हर फ्लूइड मैकेनिक्स का एक सब क्वेश्चन मैं दोबारा लगा लिया। तो ऐसे क्या हुआ कि एक सब्जेक्ट करते करते मेरा 2 बार पीवाईक्यू करना हो गया। फिर इसके बाद मैंने जब एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए उसका।
जैसे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिलते हैं कि वन शॉट मैराथन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, वन शॉट मैराथन हीट ट्रांसफर, तो मैंने वो वीडियो देखा और वो वीडियो से मैंने शॉर्ट नोट बना लिया था। और मैं क्या करता था, वीक में हर एक दिन वो शॉर्ट नोट रिवाइज करता था। जैसे 12 सब्जेक्ट है तो शॉर्ट नोट रिविजन करने में मिनिमम एक से 2 घंटे लगता है, तो उतना टाइम नहीं लगता। तो अगर दिन दिन में अगर 2 सब्जेक्ट में रिवीजन कर लूँ तो मेरा तो मतलब वो जो फॉर्मूला आपने बोला, जैसे बहुत सारा क्वेश्चन होता है डार्सी फिशन फार्मूला फैक्टर, या फिर मतलब कुछ खत्म नहीं होता फार्मूला का, मतलब मोस्टली मतलब हर सब्जेक्ट में 200-300 फार्मूला होता ही है। जैसे मैकेनिकल ऑपरेशन की बात करें, सीआरए की बात करें, मास ट्रांसफर की बात करें, मतलब बहुत सारे फार्मूला, जो ग्राफिकल एनालिसिस बहुत रहता है, मतलब ऐसे ही मैं रिवीजन करते जाता था। और कभी कभी रिटन रिवीजन में फॉलो किया था, जैसे मैंने ये करता था कि हर जब मैं कोई भी पीवाईक्यू में करूँ तो वो मतलब प्रैक्टिस ही करता था, चाहे वो जितना भी इजी हो मैं उसको कॉपी में करता था। ऐसा नहीं कि मैं जब बस सोचता हूँ ये हो जाएगा अभी तो छोड़ दूं, ऐसा नहीं किया। मैं इजी क्वेश्चन भी मैंने कॉपी में करता था, और जब मैं क्वेश्चन जब रिटन सॉल्व करता था उसके साथ साथ क्वेश्चन मेरा कॉन्सेप्ट भी रिकॉल हो जाता था। तो यही मेरा बहुत अच्छा हेल्प हुआ था मेरा, कि मैं मतलब क्वेश्चन सॉल्व करता था ज्यादा से ज्यादा। और जो लास्ट में मैंने जो किया था, मतलब मैं मानता हूँ कि ये हर स्टूडेंट के लिए गेम चेंजर रहता है, वो है टेस्ट सीरीज। तो मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज तो मैं दिया था, मतलब टॉपिक वाइज से ज्यादा फोकस मैंने चैप्टर वाइज और फुल लेंथ टेस्ट में किया था, क्योंकि मतलब गेट के हर टॉपिक से तो एक ही क्वेश्चन आता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि एक टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं टॉपिक वाइज में उतना नहीं फोकस किया था, और मैंने जो किया था वो सब्जेक्ट वाइज और जो था फुल लेंथ टेस्ट। तो मैं सितंबर से सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना स्टार्ट किया था। सितंबर अक्टूबर 2 महीने में मैंने अच्छे से सब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट स्टार्ट किया था, और उसके बाद नवंबर के मिडिल से मैंने फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट किया था। तो मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट का फुल लेंथ टेस्ट खरीदा था, जैसे एक है गेट ट्रिनिटी का है, फिर एक गेट प्लस है। और मोस्टली मैंने इवोक का ही क्वेश्चन सॉल्व करता था। इवोक एक बहुत अच्छे टेस्ट सीरीज है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, मतलब। और जब मैं टेस्ट दे रहा था तो उससे मेरा ये हेल्प होता कि मेरा ग्रेजुअली नंबर इंक्रीज होता था। जैसे जब मैं थर्ड ईयर में जब पहले टेस्ट दिया था उसका नंबर मेरा था 52 मार्क्स आया था मेरा, थर्ड ईयर के जब मैं बात करूँ। और आते आते ऐसा हुआ था कि जब मैं फोर्थ ईयर का जब मैं टेस्ट दे रहा था उसमें मेरा 75-80 ऐसे मार्क्स आता था। तो मतलब इट्स नॉट अननेचुरल, इट्स टोटली नेचुरल। क्योंकि मैं मानता हूँ कि थर्ड ईयर के पहले मैंने 20 to 25 फुल लेंथ दिया था, और फोर्थ ईयर के पहले मैंने 40 to 45 फुल लेंथ टेस्ट दिया था। तो अगर फुल मतलब जितना ज्यादा मैं टेस्ट देते जाऊँ, जितना अच्छा वो टेस्ट रेक्टिफाई करते जाऊँ, क्योंकि टेस्ट देने के साथ साथ जो टेस्ट का रेक्टिफिकेशन है वो भी जरूरी है। जैसे 3 घंटे टेस्ट देने के बाद मैं नेक्स्ट 3 घंटे में जो जो मेरा गलतियां था, जो जो मैं न्यू कॉन्सेप्ट सीखा, वो एक कॉपी में नोट करता था। वो मेरे लिए वो भी बहुत ही हेल्प किया मेरे लिए। और ऐसे मैं कॉन्स्टेंटली टेस्ट सीरीज देता गया। वीक में 2-3 दिन तो मैं देता ही था टेस्ट सीरीज, और बाकी दिन रिवीजन शॉर्ट नोट्स वही करता था। तो इससे मेरा अच्छा मतलब बेस कंप्लीट हो चुका था, और मैं मतलब गेट देने से पहले मैं ये कॉन्फिडेंट था कि मेरा अंडर 100 रैंक तो आ ही जाएगा। मतलब ये कॉन्फिडेंस अगर खुद से आ ही जाता है मतलब एक टाइम के बाद। ग्रेट ग्रेट देवर्गो। सो अगर मैं समराइज करूं तो मोर ऑफ टेस्ट सीरीज rather देन बहुत ज्यादा बुक्स या इस तरह के फोकस, लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन सॉल्व करना, अपनी गलतियां लिखना, वहां से क्या सीखा वो सारे समराइज करना, that is what made your preparation a lot more stronger is what I guess. So Devargo, with that we come to the end of the conversation. The last question before ending this conversation with you Devargo will be कि बहुत लोग प्रिपरेशन कर ले होंगे अभी, अभी गेट का फॉर्म्स कुछ दिनों में, कुछ महीनों में निकल जाएगा, तो मेनी पीपल फॉर द नेक्स्ट ईयर गेट हैज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. सो एनी लास्ट मिनट tips and tricks to these young folks that are right at the edge of the corner, right? वो कॉलेज से अभी निकलेंगे, या कोई शायद गेट रिपीट कर रहा है, या कोई शायद जॉब करते करते गेट दे रहा है, तो आप क्या मोटिवेशन या क्या एक वो फंडामेंटल बताना चाहोगे इन लोगों को जो अभी अपने करियर का शुरुआत में है, एंड दे आर गोइंग टू गिव गेट नेक्स्ट ईयर, दे आर प्लानिंग टू, व्हाट इज गोइंग टू बी दैट वन टिप एंड ट्रिक दैट यू विल टेल देम? सर मैं यही बोलूंगा कि गेट इज वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब बहुत लोग डर जाते हैं कि मतलब इतना कंपटीशन है, केमिकल इंजीनियरिंग का हर एक कॉलेज पे देता है। तो मैं यही बोलूंगा कि मतलब अगर गेट के तुम 1-2 महीने प्रिपरेशन स्टार्ट करो, फिर देखोगे कि ये जर्नी बहुत ही ईजी है, मतलब बहुत ही आसान है ये जर्नी। तुम बस कॉन्सिस्टेंटली मतलब ये अपना काम करते रहो, दिन में 5-6 घंटे देते रहो। अगर तुम्हारा जॉब है तो ट्राई करो कि जॉब जाने के पहले 1-2 घंटे रिवीजन कर लो, और जॉब आने के बाद मतलब 2-3 घंटे सब्जेक्ट स्टार्ट करो, मतलब रिवीजन मतलब कुछ सब्जेक्ट टॉपिक कवर कर लो, तुम्हारा इजीली अच्छा रैंक आएगा। और रिवीजन करते जाओ, मतलब ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट एक दिन पे मतलब एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद फिर 2 महीने बाद उस सब्जेक्ट का कोई नामो निशान नहीं है, ऐसा मत करना। मतलब सब्जेक्ट खत्म होने के बाद उस सब्जेक्ट पे टच में रहना। और ऐसे ही 12 सब्जेक्ट अगर ना भी हो सके तो 9-10 सब्जेक्ट तो कंप्लीट करके ही जाना। और मेन फोकस रखना मेंस और एप्टीट्यूड में, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो तुम्हारा 28 मार्क्स का वेटेज रखते हैं गेट में, और ये 28 मार्क्स बहुत है। अगर इस 28 में तुम्हारा 25 भी आ जाए तो मतलब यू आर इन टॉप
500 ऑब्वियसली, क्योंकि टेक्निकल में तुम्हारा अच्छा मार्क्स आएगा ही, मतलब टेक्निकल में सभी का 30-35 मार्क्स आ ही जाता है, तो यहाँ वहाँ अगर 30 मार्क्स 35 मार्क्स देखे और यहाँ एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स 20 मार्क्स देखे तो तुम्हारा 50 मार्क्स तो कवर हो ही जाता है। तो अगर 50 मार्क्स तुम्हारा आ ही जाए गेट में, तो इरेस्पेक्टिव हाउ द डिफिकल्टीज गोस तुम्हें वो बहुत अच्छा आईआईटी मिल ही जाएगा। तो डोंट नीड टू वरी, बस जस्ट फोकस ऑन द सब्जेक्ट्स, फोकस ऑन द सिलेबस, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहो, और नवंबर आने आने से टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दो, और ट्राई करो कि नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करने का, क्योंकि उसके बाद अगर सिलेबस तुम स्ट्रेच करोगे तो तुम्हारा रिवीजन बहुत उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिसंबर में तुम जो पढ़ोगे, जनवरी में तुम रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि उस टाइम में तुम्हें 12 सब्जेक्ट टोटल रिवीजन करना पड़ेगा एक साथ, तो तुम्हें नया सब्जेक्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। यही बोलूंगा कि मतलब जितना जल्दी हो सके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, मतलब लास्ट मोमेंट तक मत वेट करो कि गेट का फॉर्म निकलेगा तब प्रिपरेशन शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, मतलब जो बहुत ही मतलब हार्ड वर्किंग है, लेकिन उन्होंने मतलब स्टार्ट करने में देर किया था, उसका मतलब इससे उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया जितना उनका एक्सपेक्टेड था और जितना हम सब एक्सपेक्ट किए थे। तो यही बोलूंगा कि मतलब ट्राई करो कि जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन करने का, और कभी मतलब हार मत मानो, क्योंकि मतलब गेट इज नॉट द लास्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ, जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट एंड दैट्स इट। Great, great, Devargo. So one major takeaway, two major takeaways, I will say. GATE is no rocket science. Everyone can give GATE. And if you aspire to be good, you should start preparing from day one and consider every day as day one. And don't give up, because GATE is not the last examination of your life, as rightly said Devargo. So thank you again, Devargo, for giving your precious time and sharing your valuable insights of your preparation strategy with the students out here. Thank you very much for making it काफी difficulty student froze हो रहे थे. He has been called from everywhere, and we finally got in touch with him. So once again, Devargo, thank you very much for being. Thank you, it's my privilege also to discuss about all of this, because a lot of juniors it takes me individually, so it's sometimes it's not possible to Correct. to call everyone in the same, so it will really help all of them to know the Yes. A to Z of GATE. Yes, yes, yes. The A to Z of GATE, as you correctly mentioned. So that will give you a overall view of how GATE works. And that was AIR Rank 6, Devargo Chakraborty, for you signing off from here. And keep on following the channel. If you like it, share it, subscribe to the channel, because we will keep on bringing people like Devargo and others, the other industry and academia experts on this channel to share their valuable insights. That was it from our side for today. Thank you very much and have a great time.